ठीक है। तो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन्स मेंशन्ड है, साथ में सार्क और एशियान में वो है मेंशन्ड है। ठीक है ना। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन्स हैं प्राइमरली। ठीक है, ऐसे तो उसके और भी मतलब जो बाहर से काम करते हैं, बट जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर रह के काम करते हैं वो 6 ही ऑर्गन हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हम कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, जो बाहर से भी यूनाइटेड नेशंस में ही काम करते हैं, उन ऑर्गन्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जो यहाँ की रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से सिर्फ सार्क और एशियान ही आपके सिलेबस में। तो हम 2-3 ब्रिक्स भी पढ़ लेंगे, बिम्स्टेक भी पढ़ लेंगे, पर आपने जो सार्क और एशियान है वो अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक ही क्लास में सारी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे। ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है, क्या समझते हो इससे? कैसी ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन है ना, जहां पे कुछ लोग मिलके कुछ डिसाइड करते हो चीजें, है ना। जैसे देश में भी अलग अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है ना। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपना जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो काम करेंगी। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक होती हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक रीजन में काम करती हैं। ठीक है। एक होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं। ठीक है, पूरी वर्ल्ड के लेवल पे काम करती हैं। एक होती है रीजनल, एक होती है पूरे वर्ल्ड के लेवल वाली। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ही आती हैं ये सारी। रीजनल मतलब जो एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है कोई, उसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में ही काम कर रही है, जिसके मेंबर्स पूरी दुनिया की कंट्रीज लगभग जिसके मेंबर्स हैं, उनको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे पहले बनी थी वो थी यूनाइटेड नेशंस। है ना, सुना है ना आपका, आपने इसका नाम आए दिन सुनते रहते हो। देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया ना। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा 1914 से लेके 1918-19 तक पहली वर्ल्ड वॉर हुई। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो उसके बाद देशों ने सोचा कि यार वर्ल्ड वॉर से तो नुकसान ही हो रहा है काफी ज्यादा। ठीक है ना। कोई भी इकोनॉमी है, वर्ल्ड वॉर से उसका क्या होता है, नुकसान होता है। तो ऐसी वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1920 में, जिसका क्या नाम था, लीग ऑफ नेशंस। क्या नाम था? क्या बनाई गई? लीग ऑफ। ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाई गई? ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। क्यों बनाई गई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो इसलिए लीग ऑफ नेशंस बनाई गई। ठीक है। अब इसमें भी कुछ लोग आके जुड़े, मेंबर कंट्रीज इसकी भी थी। ठीक है, इन्होंने भी एक बनाया कि देखो भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हम काम करेंगे। कोई भी कंट्री नहीं लड़ेगी, लड़ने से पहले जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉल्व करेंगे। लड़ता क्यों है कोई? जब डिस्प्यूट, जब दो कंट्रीज के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए तभी तो लड़ेगा ना। आप अपने पड़ोसी से क्यों लड़ते हो? है ना। जमीन का मसला है, ठीक है, आपकी बीवी को छेड़ता है। ठीक है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपकी लड़ाई उससे हो सकती है। अब आपकी अगर अपने पड़ोसी के साथ डिस्प्यूट है, यहाँ तो आप उसके साथ डायरेक्ट जाके लड़ाई कर लो, या फिर आप पंचायत में बैठ के मसला हल कर लो। है ना, गांव में ऐसे ही तो होता है। तो ये पंचायत है, पर ये पंचायत, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल की पंचायत है? पूरी दुनिया के लेवल की पंचायत है ये भी पंचायत ही है। ठीक है, जैसे पंचायत की कोई नहीं सुनता, इनकी भी कोई नहीं सुनता है। समझ रहे हो? हाँ, बात करते हैं एक दूसरे के साथ, पर जैसे पंचायत जो डिसीजन लेती है उसकी सुनता कौन है? सुनता है कोई पंचायत की बात को? हम्म। कोई कोई शरीफ लोग मान लेते हैं, पर मैक्सिमम नहीं मानते। ऐसे ही जो शरीफ शरीफ कंट्री होंगी वो इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात सुन लेती हैं, और जो पाकिस्तान की जैसी कंट्री हैं वो सुनती हैं इनकी बात? नहीं सुनती हैं। ठीक है। तो ये लीग ऑफ नेशन बनाई गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, पर फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई कि नहीं हुई? हुई ना। इसका मतलब लीग ऑफ नेशन क्या हो गई? फेल हो गई। जिस काम के लिए बनाई गई थी वो काम नहीं कर पाई भाई, फेल हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखो कितनी बुरी हालत हुई। ठीक है, जर्मनी हारा, ठीक है, लेकिन जो देश जीते वो क्या कोई बड़े खुश थोड़ी थे? उनकी भी तो इकोनॉमी नुकसान में ही रही ना, उनका पैसा नहीं लगा क्या? पैसा लगा, कितने लोग मरे, तो नुकसान तो हुआ। यूरोप पूरा मतलब डिस्ट्रक्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, है ना, तबाह हो गया पूरा। तो अब इन्होंने बोला कि भाई अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर होती है तो नहीं, हम से सरवाइव नहीं कर पाएंगे,
इसलिए अब जो है हम एक थोड़ी स्ट्रांग बॉडी बनाते हैं, जिससे क्या हो, तीसरी वर्ल्ड वॉर इस दुनिया में ना हो। तो कौन सी बॉडी बनाई गई? यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का मेन काम क्या था? कि दुनिया में शांति बनाए रखना। दुनिया में कोई भी डिस्प्यूट है, किसी के भी बीच में डिस्प्यूट है, वो अपनी डिस्प्यूट लेके कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, इनके पास। ठीक है। इन्होंने अपना पूरा एक प्रॉपर चार्टर बनाया, अपना लॉ बनाया कि भाई देखो आपको इस लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो भी मेंबर कंट्रीज होंगी उनको ये लॉ मानना पड़ेगा। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्या याद रखना है आपको? सबसे पहले कब बना? 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई? 1945। तो यूनाइटेड नेशन कब बना? 1945। कितनी कंट्रीज हैं इसमें उस टाइम पे? उस टाइम पे कितनी कंट्रीज थी? 51 कंट्रीज ने इसका चार्टर, मतलब जो इसका लॉ था, उसको साइन किया। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को में। कहां साइन किया? इसके हेडक्वार्टर देखो। इन सब ऑर्गेनाइजेशन का ना आपको 2 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। कितने? 2 नंबर पर। 2 नंबर भी आपके लिए बड़े जरूरी हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये 2 नंबर आपके जाए ना कहीं भी। तो इन 2 नंबर्स के लिए आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन मैं बताऊंगा, आपको एक तो कब बनी चाहे नहीं भी याद रहे, पर इनके हेडक्वार्टर्स सबके याद रखना। आपसे पूछेगा ही हेडक्वार्टर वो। ठीक है। तो हेडक्वार्टर्स याद रखना। सार्क और एशियान के मेंबर्स भी आपसे पूछ सकता है वो, क्योंकि वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया के आसपास यहाँ पे बनी है। वो ज्यादा डिटेल में करेंगे, उसके मेंबर्स आप याद रखना। बाकियों का आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इनके हेडक्वार्टर्स क्या है। मैं तो ज्यादा पढ़ाऊंगा, पर आपको हेडक्वार्टर ही याद रखना है। ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, यूनाइटेड नेशंस का? न्यूयॉर्क में। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है यूनाइटेड नेशंस की? अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशियन है। ये भाषाएं क्या हैं इसकी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है। कितने मेंबर्स हैं अभी इसमें? और लेटेस्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? साउथ सुडान। ये अफ्रीका में देखो कंट्री दिख रही होगी आपको, सुडान के नीचे एक कंट्री दिख रही है, साउथ सुडान। पहले बाबा तेरे को ये पता होना चाहिए अफ्रीका है कहाँ है। कौन सा अफ्रीका? ऊपर उठ के दिखा। नहीं नहीं बताना। ऐसे क्या कर रहा है इधर से? वो देखो, सुडान दिखा। सुडान के नीचे साउथ सुडान दिखा। हाँ हाँ, युगांडा। तो ये पहली बार ही सुना गया युगांडा। तो ये साउथ सुडान जो है, ये लेटेस्ट एंटर हुआ है किसमें? यूनाइटेड नेशंस में। 193rd मेंबर बना है। ठीक है ना। अब इसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस। कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस। ये लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। मैं दे दूंगा पीडीएफ भी, यार लिख लो, आप घिस थोड़ी जाओगे, आपको याद हो जाएगा। मेहनत करने से पता नहीं क्यों डरते हो। ये- अच्छा ठीक है। हाँ, बाकी चाहे जो चीजें नहीं लिखो, एक जैसे ये लिख लो, फाउंडेड, हेडक्वार्टर लिख लो, ऑफिशियल लैंग्वेज चाहे नहीं लिखो, ये लिख लो। लेटेस्ट ऐड कौन सा हुआ है? साउथ सुडान। हाँ, जो जो टिक किया है वो लिख लो। अमेरिका में। हाँ, सिटी है। ठीक है। अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके ना 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ठीक है। 6 ऑर्गन्स मतलब 6 इसकी शाखाएं हैं, जो अलग अलग चीजों पे काम करती हैं। 6 की 6 अलग अलग चीजों पे काम करती हैं सारी। कौन कौन सी हैं वो? पहली है यूएनजीए। इनकी फुल फॉर्म्स लिख लेना सबकी। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब इसका क्या काम है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसका भी हेडक्वार्टर लिख लो। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये भी कब बनी है? 1945 में। ठीक है। इंडिया इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है। ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का क्या काम है? देखो, रेगुलर बेसिस पे जो भी काम होता है यूनाइटेड नेशंस में, ठीक है, वो काम सारे कहाँ होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होते हैं। जैसे आपके देश में जो कानून बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं। पार्लियामेंट में ही सारे मुद्दे डिस्कस होते हैं, वहां पे ही वोटिंग होती है, फिर जो है वहां पे कानून बनता है।
वैसे यूनाइटेड नेशन में भी कोई कानून बनना है, कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करनी है, तो वो कहाँ, उसके लिए वोटिंग कहाँ होती है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो ये दुनिया की, मतलब यूनाइटेड नेशन की असेंबली है, जितने भी मेंबर नेशंस हैं वो सब इस असेंबली में बैठते हैं। वो कोई भी मसला होगा उसके ऊपर वोटिंग होगी तो वो सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, समझे? तो ये इसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। दो कंट्रीज ऐसी हैं जो इसकी अभी मेंबर्स तो नहीं है, बट उनको ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, कभी भी कोई भी नेशन को जब पहले यूनाइटेड नेशन में जाना होता है तो उसको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा देते हैं कुछ टाइम के लिए, कि उसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये एक देश दर्जा लेने के लायक है भी या नहीं है। ठीक है, जैसे पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी जो है, इनको अभी ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया यूनाइटेड नेशन ने। इनके लोग यहाँ पे जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, बट अभी प्रॉपर इनको स्टेट्स का दर्जा नहीं मिला है। जैसे पैलेस्टाइन के पास अभी अपनी स्टेट नहीं है प्रॉपर। ठीक है, वैसे ही वेटिकन सिटी भी है, ये यूरोप में एक कंट्री है, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री भी है ये वेटिकन सिटी। ठीक है, इनको किसका दर्जा मिला है? ऑब्जर्वर स्टेट्स का, कि इनको अभी ये देख रहे हैं कि क्या ये नेशन, ये स्टेट्स बनने के लायक हैं कि नहीं है। ठीक है, समझ गए? उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी जो है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। ये सबसे पावरफुल बॉडी है किसकी? यूनाइटेड नेशंस की, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, सबसे पावरफुल बॉडी क्यों है ये? क्योंकि इसके जो डिसीजंस हैं वो सब मेंबर्स के ऊपर क्या होते हैं? बाइंडिंग, वो मानने ही मानने पड़े। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर कोई डिसीजन आया तो सबको मानना पड़ेगा, जो जो मेंबर कंट्रीज हैं, सारी मेंबर कंट्रीज हैं वैसे। ठीक है, तभी तो बोलता हूं मैं, क्यों नहीं इनका डिसीजन, जब देखो इसका काम क्या, वॉर रुकवाना है ना। आप मेरे को बताओ, इसराइल में वॉर चल रही है कि नहीं कब से? रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है कि नहीं चल रही है? क्यों नहीं रुकवाते हैं फिर ये? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ना 5 हैं परमानेंट मेंबर्स और 10 हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, कौन कौन से हैं वो, ये भी लिख लो। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? रशिया और यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, जर्मनी नहीं है। ठीक है, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना, ये हैं इनके परमानेंट। अब इन मेंबर्स के पास क्या है? यहाँ पे वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब कि कोई भी डिसीजन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेना है तो सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर एक भी मेंबर बोल देगा कि नहीं, नहीं हो सकता ये, तो वो काम नहीं होगा फिर। हाँ, इन 5 में से अगर कोई एक भी बोल देगा कि ये काम नहीं होगा तो वो काम, ये याद रखने जरूरी है, 5 है। ठीक है, रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस और चाइना। अब देखो, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो जैसे यूएस है, यूके है और फ्रांस, ये बोलते हैं कि वॉर रुकनी चाहिए। अब रशिया और चाइना क्यों बोलेंगे कि रुके? क्योंकि यूएस की रशिया के साथ बनती नहीं है, और वॉर किसने की है स्टार्ट? रशिया ने। रशिया खुद थोड़ी बोलेगा अपने लिए कि मैं गलत कर रहा हूं, वॉर रुक जानी चाहिए। तो इसलिए कोई भी मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सॉल्व हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये सारी, इनकी सोच एक जैसी है ही नहीं, ये अलग अलग दिशा में चलने वाले लोग हैं। यूएस अगर लेफ्ट साइड जाता है तो रशिया और चाइना राइट साइड जाते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अगर तो यहां पे ऐसा हो जाए कि इनको विटो ना दे के ऐसा रखें कि मेजोरिटी के बेसिस पे वोटिंग हो, तो कोई डिसीजन आ पाए। बट क्योंकि यहां पे मेजोरिटी के बेसिस पे इन्होंने रखा ही नहीं है, यहां पे इन्होंने क्या रखा है? इन्होंने इन्होंने रखा है कि ये 5 के 5 नेशंस जब हामी भरेंगे तभी हम कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, समझ गए? इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, बट इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो जो है शफल होते रहते हैं। ठीक है, 2 साल के लिए कोई 10 नेशंस बने, फिर अगले 2 साल के लिए कोई और, ऐसे ऐसे शफल होते रहते हैं। हर 1 साल 1 1.5 साल के लिए जो है ये मेंबर नेशंस बनाते हैं, ये नॉन परमानेंट। जैसे इंडिया भी अभी 2022 में जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर था।
ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास भी थोड़ी पावर है कि कोई रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने रेजोल्यूशन पास किया था टेररिज्म के ऊपर, एक इंडिया ने एक और इधर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी लॉन्च किया था। ठीक है, कि कैसे हमें साथ में मिलके काम करना चाहिए, ये वो सब। ठीक है, समझ गए। तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कितने ऑर्गन पढ़ लिए अभी हमने? दो। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? UNECOS, ठीक है, इस ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो इसका क्या काम है कि दुनिया भर में इकोनॉमी और सोशल, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कुछ चीजें करना, और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ रेजोल्यूशंस लाना, कुछ काम करना, ये इसका काम है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, फुल फॉर्म पूछ लेंगे शायद आप। देखो, जो फायदे की बात हो सबके तो सुन भी लेते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब इन बॉडीज, देखो सुनते तो हैं इनकी, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, बट जिस लेवल तक मतलब ये बोलती हैं कि हमें काम, मतलब जिस चीज़ के लिए बनाई गई हैं ये बॉडीज, उतना काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काम तो करती हैं। उसके बाद अगली कौन सी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बताया ना मैंने आपको, इनके हेडक्वार्टर पूछेगा। इसमें आ सकता है कि इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ये पूछ सकते हैं आपसे। हाँ, दूसरे में भी, दूसरे में हाँ परमानेंट मेंबर नहीं है। हाँ, मैं नॉन परमानेंट मेंबर था इंडिया। ठीक है, वो शफल होता रहता है। ठीक है, नहीं नहीं, अगर ऐसे पूछेंगे कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर, तो बोलना हाँ इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर तो बन सकता है ना उसका। हाँ, अब आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, वो सारी कहाँ जाती हैं? आईसीजे में। जो दो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट हैं, जो दो नेशन आईसीजे के मेंबर्स हैं, वो अपनी डिस्प्यूट लेके कहाँ जा सकते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। हाँ, ये भी पावरफुल तो है, बट इतनी भी कोई पावरफुल नहीं है, पर हाँ है ऐसे पावरफुल। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड्स में है ये। कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड में। और इसमें कितने जज होते हैं? 15 जजेस होते हैं। एक जज का टेन्योर कितना है? 9 साल का। कितना टेन्योर है? 9 साल का। इंडिया इसका भी मेंबर है। हाँ, इसमें परमानेंट ही होते हैं। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। अभी रिसेंट देखो, इंडिया का एक केस था ना कुलभूषण यादव का। देखा है? वो इंडिया का स्पाई जो पाकिस्तान ने अपनी जेल में, पाकिस्तान की जेल में है, तो उसका केस था। तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद अगली है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली इन्होंने इसी के लिए, यूएन के अंदर ही एक बॉडी थी इसको, पर ये 1994 के बाद काम ही नहीं कर रही है, तो इसका तो आप रहने दो। ठीक है, ये इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, और 6 है सेक्रेटरेट। ये सेक्रेटरेट क्या है? जहां पे ये कागजी पत्री कार्रवाई सारी होती है। ठीक है, जो भी कागजों के रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के जितना भी काम है, क्लैरिकल काम जितना भी होता है दिल्ली वाला, वो सारा कहाँ होता है? सेक्रेटरेट में होता है। ठीक है, हाँ, जैसे आपकी स्टेट का सेक्रेटरेट है ना जम्मू में, सारा कागजी काम वहीं पे होता है ना, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का भी सारा कागजी काम कहाँ पे होता है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरेट में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, उसके बाद देखो, ये था यूएन और इसके प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स। इसके बारे में तो आपको अच्छे से सबको याद कर लेना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इंडिया इनका मेंबर किसका है किसका नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर तो नहीं है, पर यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई हैं। इनको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बोलते हैं हम, यूनाइटेड नेशंस की क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? जैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या आता है? वर्ल्ड बैंक आता है, आईएमएफ आता है। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोन्स देते हैं दूसरों को। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है? दूसरे देशों की डेवलपमेंट के लिए उनको लोन्स देता है। ठीक है, आईएमएफ क्या करता है? वो भी लोन्स देता है। पर आईएमएफ कब लोन देता है? जब इकोनॉमी की हालत बड़ी खराब हो गई, जैसे श्रीलंका की हालत बड़ी ज्यादा खराब हो गई, तो फिर आईएमएफ ने उसको लोन दिया। ठीक है, अब लेकिन आईएमएफ जब भी लोन देता है उस टाइम पे क्या करता है? कुछ बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाता है, और बोलता है कि अगर आप ये कंडीशंस फॉलो करोगे तो ही मैं आपको लोन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
वॉशिंगटन डीसी में। ये वॉशिंगटन डीसी है, ओसी नहीं है। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका में ही। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अंदर भी अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे आईबीआरडी है, आईडीए है, आईएफसी है, मिगा है। इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, आप हेडक्वार्टर्स याद रखो। ठीक है, इंडिया इन सबका मेंबर है, बस इसमें एक बॉडी है आईसीएसआईडी, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। हाँ, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ तो सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दुनिया में हेल्थ के ऊपर जो भी रेजोल्यूशंस लेने होंगे, जो भी रूल्स बनाने होंगे, वो सब कौन बनाता है? डब्ल्यू एच ओ। ठीक है, कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सिर्फ ह्यूमन हेल्थ ही नहीं, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, सबके ऊपर ये जो है बातें करता है। ठीक है, इसके कितने मेंबर्स हैं? 194। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब बना था ये? 1948 में। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है, ये डब्ल्यू एच ओ का। डब्ल्यू एच ओ में, हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? यूनेस्को। ये यूनेस्को क्या है? हम्म एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या तीन चीजों की बात कर रहा है? एक तो एजुकेशन की, दूसरा साइंटिफिक चीजों की, और तीसरा कल्चर की। ठीक है, तो यूनेस्को का काम ही यही है कि इसको क्या करना है? दुनिया में कल्चर को प्रमोट करना है। जो पुरानी हेरिटेज, जैसे इंडिया में यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, पढ़ते हो ना आप, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स अभी शायद 42 हैं, कितनी है देख लेना, लेटेस्ट कौन सी ऐड हुई है। तो यूनेस्को में जो भी हेरिटेज, जो भी पुरानी इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, उनके बारे में जो है उनको प्रोटेक्ट करना, ये सब यूनेस्को का काम। ठीक है, तो लिख लेना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, कहाँ हेडक्वार्टर है? पेरिस, फ्रांस में। 195 इसकी कंट्रीज हैं, और इसी ने, यूनेस्को ने 2011 में पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। सबसे पहले पैलेस्टाइन को किसी ने अगर रिकॉग्नाइज किया है तो वो कौन है? यूनेस्को ने। किसने रिकॉग्नाइज किया है? यूनेस्को ने। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर में। ठीक है, अच्छा, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज मिशन भी ये चलाते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं उनको बचाया जाए। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम भी इन्होंने चलाया है, कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं दुनिया के, अच्छे अच्छे एरिया जहां पे बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, तो उनको क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके, वो भी इन्होंने चलाया है। उसके बाद अगली बॉडी कौन सी है? फूड एंड एग्रीकल्चरल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। कहाँ पे? रोम, इटली में। ठीक है, ये एक फूड प्राइस इंडेक्स निकालते हैं हर साल। फूड प्राइस इंडेक्स क्या करता है कि किस देश में खाने वाली चीजें कितनी महंगी हैं, उसके हिसाब से लोगों की, देशों की क्या करता है? हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद है आईएमएफ। आईएमएफ मैंने आपको बताया, ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में ही आता है। ये भी लोन्स देता है, पर कैसे लोन्स देता है? कंडीशनल लोन्स देता है, जहां पे देश की इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई हो, उन देशों को जो है आईएमएफ लोन देने का काम करता है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन डीसी में ही। ठीक है, 1944 में बना है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये एसडीआर अभी छोड़ दो आप, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। ठीक है, हाँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, क्या काम है इसका? सारे देशों को लोन दे सकता है ये, पर कंडीशनल लोन्स देता है, जहां पे इकोनॉमी बड़ी खराब हो गई है उनको सही करने के लिए। ठीक है, आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नेहा, नेहा की। साथ में क्यों नहीं बैठते हो आप? ठीक है, उसके बाद आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी हमने पहले एक और हेडक्वार्टर पढ़ा, किसका है? डब्ल्यू एच ओ को, है ना। ये हेडक्वार्टर्स याद रखो आप। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद आईएमओ क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। मैरीटाइम मतलब ओशियंस के ऊपर की, जो ओशियंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ओशियंस में कोई ज्यादा कंट्रोल ना करे, जैसे चाइना जो है साउथ चाइना सी पे कंट्रोल करता है, ठीक है, तो ओशियंस में रूल ऑफ लॉ जो है वो बना रहे, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यूट्यूब पे देखते हो आप वीडियोस जो मैं डालता हूँ? उनके ऊपर कमेंट्स भी किया करो, उनको शेयर भी किया करो। इंग्लिश की आज नहीं होगी क्लास। नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? लंदन में, यूके में। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक, नहीं नहीं, ये खत्म होने वाली है, बस लास्ट पेज बचा है, बस ये इधर तक है। हाँ, उसके बाद है यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। बस हेडक्वार्टर देखो, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए काम करती है, यूनिसेफ। ठीक है, उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। ये हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद है जैसे यूएनडीपी, किसके लिए? लोगों की, कि लोग कितने डेवलप्ड हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये किसके लिए है? कि इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है पूरे दुनिया में, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है रूल्स बनाते हैं, उसके ऊपर लॉज बनाते हैं कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? नैरोबी, कीनिया में। कहाँ पे है? कीनिया में। ठीक है, इंडिया इसका भी मेंबर है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या काम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो ट्रेड है वो फेयर तरीके के साथ ट्रेड पूरी दुनिया में हो, कोई ऐसा ट्रेड ना करे कि जिससे दूसरे का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में फेयर तरीके से ट्रेड हो, वो इसका काम है, डब्ल्यूटीओ का। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसके 164 मेंबर्स हैं, इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर हैं दो कंट्री के बीच में, वो भी कहाँ जाते हैं? डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, ये छोड़ो, यूएनसीटीएड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसने बनाया था? ब्रिक्स ने। ये ब्रिक्स, BRICS है, के नहीं है इसमें। ये ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का गुट है। ठीक है, कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट इसमें अब क्या हो गया है? 3 नेशंस और जुड़ गए हैं। ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की। ठीक है, जो जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए काम करती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करती है, ठीक है, सिक्योरिटी की चीजें देखती है। ठीक है, इसमें 3 नई कंट्रियां जुड़ी हैं, कौन कौन सी? इजिप्ट, इथोपिया और ईरान। ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ब्रिक्स के शांघाई में, चाइना में। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इन्होंने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया ताकि इन सब देशों को लोन दे सकें ये डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज अभी जुड़ी हैं रिसेंटली? इजिप्ट, इथोपिया और ईरान, 3 कंट्रीज नई जुड़ी हैं ब्रिक्स में। ठीक है, याद रखना ये तीनों कंट्रीज। उसके बाद ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ADB, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में। इंडिया इसका भी मेंबर है। उसके बाद AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? चाइना में, बीजिंग, चाइना में। इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक है, अब ये सारे बैंक्स क्या करते हैं? जो जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है कंट्री में, उसके ऊपर लोन्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पे ही इसका भी हेडक्वार्टर है, हेग, नीदरलैंड। इतना ही याद रखना आप। ठीक है, इंडिया लेकिन इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एशियान, ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है, एशियान की क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लिखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कौन से हैं? वहां देखो मैप पे,
ये मैप पे आपको नेशंस दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, लाओ, कंबोडिया, दिख रहे हैं? थाईलैंड, थाईलैंड भी नहीं दिखा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्यों इनको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं? देखो ये कहाँ पे पड़ते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ पे अगर हम नॉर्थ साउथ ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पड़ते हैं? साउथ ईस्ट वाली साइड। ये सारे नेशंस जो है ना ये वाले, ये सब कौन से नेशंस बोलते हैं? इनको हम साउथ ईस्ट नेशंस। ठीक है, तो ये एशिया में पड़ते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इन्हीं नेशंस ने 10 नेशन से मिलके एक ग्रुप बनाया है अपनी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाया जिसका क्या नाम है? एशियान। कब बनाया था? 1976 में। कहा? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, कहां है इसका हेडक्वार्टर? जकार्ता, इंडोनेशिया में। याद रखना, हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया, एशियान का। ठीक है, इंडिया इसका डायलॉग पार्टनर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। क्या है? डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, पहला सबमिट इसका कब हुआ था? कहां हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, लेटेस्ट सबमिट कौन सा हुआ है? 2023 में हुआ है 43rd सबमिट, और वो कहां हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की एक सिटी है जिसका नाम है लबुआन बाजो, वहां पे हुआ है। तो आपसे ये पूछ सकता है लबुआन की आपको दे कि एशियान का 2023 वाला सबमिट कहां हुआ है, और एक सिटीज का नाम देगा, वहां पे लबुआन जान लिखेगा, ये लबुआन बाजो। आप सोचोगे ये कहां है? ठीक है ना, तो ये कहां है? इंडोनेशिया में। और अभी इस साल वाला सबमिट इसी हफ्ते, ये अक्टूबर में अभी होने जा रहा है। ये कहां पे है? लाओस में, वेंतियाने में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपका पेपर अभी 2-3 महीने बाद होगा, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी लेटेस्ट 2024 वाला सबमिट कहां हुआ है? कहां हुआ है? लाओस, वेंतियाने में। ठीक है, समझ गए? इसके 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, इसमें कुछ भी आ सकता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई और लाओस। हाँ, 2-3। ठीक है, कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई और लाओस। कुछ एक्रोनियम देख लेना इसका। ठीक है, यूट्यूब पे एक्रोनियम्स मिल जाते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक भी एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका लेकिन इंडिया मेंबर है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां है? ढाका, बांग्लादेश में। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, समझ गए? उसके बाद इंपॉर्टेंट है लास्ट, सार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी क्या फुल फॉर्म है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, इसीलिए ये इस ग्रुप का कोई काम नहीं हो पाता है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसका ये कब बनाया गया था? 1985 में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? काठमांडू, नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, और इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है? अफगानिस्तान, ये आपको याद हो जाएगा, जो इंडिया के आसपास कंट्रीज है ना वो सब इसके मेंबर्स हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था ताकि रीजनली यहाँ पे जो है पीस बनी रहे। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, जो भी है इंडिया पाकिस्तान के बीच की डिस्प्यूट्स वो सॉल्व हो, बट ये डिस्प्यूट्स के चलते इसमें कुछ हो नहीं पाता है। ठीक है, इसका पहला सबमिट हुआ था बांग्लादेश में, और इसका 18th सबमिट हुआ है काठमांडू में 2014 में, जो इंडिया ने अटेंड किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट सबमिट आना था 2016 में, वो होना था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, बट उससे पहले ही हो गया इंडिया में उरी अटैक। ठीक है, और इंडिया ने बोला कि हम कोई ऐसी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसी मीटिंग नहीं करेंगे। समझ गए? तो ये हैं आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर्स याद रखना, सार्क और एशियान के मेंबर नेशंस याद रखना, आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ओके।